नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से पीएस पटेल लर्निंग टू अर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक तीनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संबंधित पर्यावरण की पुस्तक का चैप्टर नंबर ये 6 है, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे मिट्टी और वायु की। यानी कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी वायु है, वो हमारे पर्यावरण में कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण, आज हम जानेंगे। मिट्टी और वायु की बात में करने में सबसे नंबर 1 पर आती है मिट्टी, यानी कि जिस पर हम अपना जीवन बिताते हैं, जिस पर हम घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं। बहुत सारी फसलें इसी पर होती हैं और बहुत सारे जितनी भी ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं, अधिकतर ज़मीन पर ही करते हैं। तो जो मिट्टी होती है वो कहीं न कहीं चट्टानों के टूटने से बनती है। बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं और उन्हीं चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है। और मिट्टी के अंदर पानी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और कुछ ज़रूरी पोषक तत्व भी होते हैं। तो ये मिट्टी की बेसिक चर्चा की गई है। मिट्टी कई तरह की होती है, जैसे कि कहीं लाल मिट्टी होती है, कहीं काली होती है, कहीं लेटराइट मिट्टी होती है, कहीं बालू की मात्रा ज़्यादा होती है तो कहीं कंक्रीट की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं चिकनी है तो कहीं भुरभुरी है। यानी मिट्टी के बहुत सारे रूप होते हैं। चलिए समझते हैं कुछ प्रमुख जो तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम पहले तत्व की बात करें तो जिस मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं और मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, सॉरी, बालू की मात्रा अधिक होती है, यानी वो मिट्टी जिसमें कण बड़े बड़े हों और बालू की मात्रा ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी बोलते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कछार एरिया, जहाँ पर नदी का किनारा होता है, वहाँ पर बलुई मिट्टी काफ़ी पाई जाती है। तो जहाँ पर बालू की मात्रा ज़्यादा हो और मिट्टी के जो कण हों बड़े बड़े हों, तो वो बलुई मिट्टी होती है। इन मिट्टियों में क्या होता होगा खास चीज़, जब कण बड़े बड़े होंगे तो इसके अंदर पानी बहुत जल्दी से अंदर चला जाएगा, सोख जाएगा। दूसरा प्रकार जो दिया हुआ है, जिस मिट्टी के कण छोटे होते हैं और बालू की मात्रा कम होती है। जब बालू की मात्रा कम होगी, कण छोटे होंगे तो क्या होंगे, आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे, तो इसे उसे बोलते हैं चिकनी मिट्टी। उसको बोलेंगे चिकनी मिट्टी। और तीसरा है मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। इस मिट्टी को हम बोलते हैं सिल्ट कहते हैं। इस मिट्टी क्या बोलते हैं हम, सिल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार हमने मिट्टी के कुछ रूप जाने। मिट्टी में जो पेड़ पौधे होते हैं वो खड़े रहते हैं और मिट्टी से ही वो ताकत लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति ही पौधों को बढ़ाती है। इसके अलावा बात करें, जो पानी को, मिट्टी जो है पानी को सोखने और नमी बनाए रखने में भी सहायता करती है, जिससे कि पौधों को पानी मिलता रहे। बहुत सारे कार्य हैं जो मिट्टी के द्वारा होता है और पेड़ पौधों का एक तरीके से कह सकते हैं, जीव जंतुओं का, इन सभी का आश्रय स्थल यानी घर भी है मिट्टी। मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, कोई बिल बना लेता है, कोई बांबी, कुछ न कुछ लोग बना के ये सारे जीव जंतु रहते हैं। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, सांप बिल नहीं बनाता है, बल्कि ये दूसरों को बनाए हुए बिल में रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा सांप बिल में रहता है तो बिल बनाता होगा, ऐसा नहीं है। वो दूसरे की बनाई हुई बिल, संभवतः चूहे की बिल को ही ये अपना घर बना लेता है। इसके अलावा कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया, सियार, ऊद बिलाव, ये सारे जंतु गुफा में रहते हैं। और कुछ जानवर जैसे नीलगाय, जिराफ, हिरण, बारहसिंघा आदि भूमि पर उगे हुए जंगल झाड़ियों में रहते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो घनी झाड़ियों में रहते हैं, जैसे बगुला, तीतर, मोर आदि। मनुष्य अपना घर तो खुद बना लेता है बहुत सारी चीजों से। मानव जाति के लिए जो मिट्टी है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव ने बहुत ज़्यादा अन्याय किया है मिट्टियों के साथ, बहुत कुछ नुकसान किया हुआ है। मिट्टी में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और परमाणु कचरा आदि मिलाने से मिट्टी के जो गुण थे वो काफ़ी खत्म हुए हैं और इसकी उत्पादन की क्षमता, उपजाऊपन शक्ति, सारी शक्तियों को कम कर दिया है और विषैलापन मिट्टी के अंदर आ गया है। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हमने कर दी है और हमें कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारी मिट्टी अच्छी हो जाए। हमें कीटनाशक, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बल्कि रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा वनों और पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और पेड़ों की मेड़बंदी करनी चाहिए। तो ये चर्चा हमने मिट्टी के बारे में की, मिट्टी के दुख को जाना और मिट्टी के संरक्षण के विधियों को जाना। बच्चों चलते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है वायु, हवा। हम सभी लोग जानते हैं कि बगैर पानी के आप 6 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन बगैर वायु के आप बहुत ही कम 6 मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल है। 6 मिनट भी लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं अगर हवा ना मिले तो उसके पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। वायु क्या होता है? गैसों का समूह होता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का घेरा है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ग्रेविटी के कारण ये वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ होता है। वायुमंडल में ही विभिन्न प्रकार की गैसों की वजह से यहाँ पर जीवों का जीवन संभव हुआ है। वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ना होता। भले ही पानी क्यों ना होता, पानी ही होता, अगर वायुमंडल ना होता तो भी जीवन संभव यहाँ पर नहीं था। चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल वही नहीं है। चंद्रमा पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर वायु ही नहीं मिलेगी। इसलिए वहाँ पर कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी नहीं पाए जाते हैं। किसी प्रकार कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलते। चलिए जानते हैं क्या महत्व है हमारे वायुमंडल का। वायुमंडल में जो गैसें हैं, उन गैसों का जो मिश्रण है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रतिशत है वो है नाइट्रोजन का 78%, 78%। यानी कि 100 हिस्से में से 78 हिस्सा केवल नाइट्रोजन का है और उस बाकी 21% हिस्सा ऑक्सीजन का है। फिर 0.93 यानी 1% से भी कम 0.93% आर्गन का है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.003 यानी कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये प्रमुख गैसें हैं। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93 और CO2 गैस 0.03%। इसके अतिरिक्त भी गैसें पाई जाती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। गैसों के अलावा वायुमंडल में कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि जल वाष्प होती है, यानी पानी होता है, और धूल कण होते हैं, डस्ट होते हैं, मिट्टी के कण। वायुमंडल, पृथ्वी और वायुमंडल के ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, ये ध्यान रखना है, प्रश्न बहुत आता है, वो सूर्य है। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। वायुमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। वायुमंडल से होकर ही सूर्य की किरणें आसानी से पृथ्वी तक पहुँचती हैं और जिससे पृथ्वी गर्म होती है और फिर वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल की इसी विशेषता के कारण पृथ्वी में जल चक्र, वायु चक्र, ऑक्सीजन चक्र आदि चलते हैं। जितने भी चक्र चल रहे होते हैं, इसका जो रीजन है वो यही है, क्योंकि वायुमंडल से होकर सूर्य किरणें पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का घेरा अगर ना होता तो ये चक्र न चलते और पृथ्वी का ऐसा रूप ना होता। यहाँ आप चित्र में भी दिख पा रहे हैं, अधिकतर हिस्सा नाइट्रोजन का है 78%, फिर 21% ऑक्सीजन है, बाकी शेष में अन्य गैसें हैं। शेष में अन्य गैसें पाई जाती हैं। जल चक्र की अगर हम बात करते हैं तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ समुद्र है, समुद्र से पानी वाष्पन हो रहा है, वाष्पन होने के बाद बादल बनते हैं, संघनन होता है, संघनन के बाद आगे फिर पानी बरसता है, तो पहाड़ों पर और बरसता है पानी और सतह पर, वहाँ से बहता हुआ ये वापस फिर नदियों तक पहुँच जाता है, नदियों से समुद्र में पहुँच जाता है। तो ये जल चक्र चलता है। क्या आप जानते हैं गर्मी के मौसम में खेतों सिंचाई की जाती है तो पानी क्या होता है, ठंडी की अपेक्षा जल्दी से सूख जाता है और इसी कारण ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु की अपेक्षा तापक्रम का अधिक होता है। इसका रीजन क्या होता है? तापक्रम गर्मी में ज़्यादा और ठंडी में कम होता है। तो तापक्रम के अधिक होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प बन जाना, पानी का भाप के रूप में बदल जाना। जल का वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल वायुमंडल में पहुंचता है और इसी को वायु की आर्द्रता या नमी के नाम से जाना जाता है। जलवायु की दृष्टि से जलवाष्प का बहुत ज़्यादा महत्व है। जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडा होता है और बादल बन जाता है। यही जलवाष्प जो भाप होती है वही ऊपर जाके बादल बनती है और वही वर्षा करती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर वृक्ष लगे रहेंगे तो वो वाष्पीकरण करेंगे तो ऊपर जाके बादल बनेंगे। वाष्पीकरण और वर्षा की क्रिया द्वारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच
जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। तो तीनों मंडल, स्थल मंडल यानी जमीन, जल मंडल यानी पानी और वायुमंडल यानी कि हवा, तीनों में जो जल का आवागमन है, जाना आना लगा रहता है, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। और इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन चक्र की क्रिया भी लगातार ऐसे ही चलती रहती है। जब मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा वायुमंडल में कोई भी हस्तक्षेप करता है तो वायुमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे वायुमंडल को नुकसान होता है? यहाँ है उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं गैस, ईंधन के दहन से गैस, कृत्रिम उपग्रह में प्रयुक्त प्रक्षेपण यान से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट और सड़ने सड़ने मरे हुए जानवरों के शव, कृषि उत्पाद आदि अपशिष्ट आदि से बहुत सारी गैसें निकलती हैं। परिवहन के साधनों से धुआं निकलता है। रेफ्रिजरेटर, एसी आदि चीज़ों से भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो मानव क्रियाकलापों से बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह से अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम और जलवायु में परिवर्तन, जल चक्र, ऑक्सीजन कार्बन चक्र में अवरोध आदि समस्या देखने को मिलती है। अगर ऐसे हस्तक्षेप होता रहा तो वो दो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं रह जाएगी। पृथ्वी पे जीवन खत्म हो सकता है। चंद्रमा के समान पृथ्वी भी वीरान हो जाएगा। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जीव जंतुओं के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ऐसा नहीं है कि CO2 गैस की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर जरूरत है। जीवन और ऑक्सीजन, श्वसन जीवन का मुख्य क्रिया है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती है। श्वसन क्रिया में जीव वायु से ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी प्रकार जल में रहने वाले जीव जंतु भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। यानी कि ऑक्सीजन जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी प्रयुक्त होती है। बिना ऑक्सीजन की कोई आग नहीं लग सकती है। वायु का 1/5 हिस्सा आग को जलाने में सहायक होता है। आइए समझते हैं ऑक्सीजन के कुछ स्रोतों के बारे में। पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में CO2 गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे ऑक्सीजन को पुनर्चक्रण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधों में से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा मिल जाती है। अब समस्या क्या है? पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। इससे वातावरण असंतुलित हो रहा है। अब दूसरी प्रक्रिया देखते हैं, श्वसन क्रिया जो होती है उसमें श्वसन क्रिया में क्या होता है, हम ऑक्सीजन गैस को अपने कुछ हिस्सा अपने फेफड़ों द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प मुक्त करते हैं। इस प्रकार श्वसन की क्रिया द्वारा CO2 गैस बाहर निकलती है और जलवाष्प बाहर निकलती है। जीव जगत और वनस्पति जगत दोनों में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है और एक दूसरे को प्रदूषण का खतरा भी कम रहता है। अगर हम स्वस्थ वातावरण चाहते हैं तो जितना भी धरती है, धरती के 1/3 हिस्सा में यानी कि 1/3 हिस्से में पेड़ पौधों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम अनियंत्रित तरह से काटते रहेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा संकट में आने वाले हैं। हमारा कर्तव्य है कि पेड़ पौधों को बचा के रखें और अधिक से इनको लगाएं, क्योंकि ये जो गैस धुआं निकलता है उसको यह अवशोषित कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, भोजन बनाने में सहायता करता है। और पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इससे पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज के रूप में भोजन को बना लेते हैं। पेड़ पौधों के लिए यह गैस बहुत महत्वपूर्ण है, CO2 गैस, और ऑक्सीजन गैस ही निकालते हैं। CO2 गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? ज्वालामुखी से, लकड़ी कोयला आदि के जलने से और वस्तुओं के सड़ने से, बहुत सारे जंतुओं से, मनुष्य से, पेड़ पौधों पशु पक्षियों सभी से जो है ये गैसें बाहर निकलती हैं। तो ये बहुत सारी गैसें हैं। बहुत सारी गैसें हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि बहुत ही खतरनाक गैसें होती हैं जो उद्योगों से निकलती हैं, चिमनियों से निकलती हैं। इनको अपशिष्ट गैसें भी हम कहते हैं। इनसे बचने का तरीका क्या है? जो चिमनी होती है उससे ऊंचा कर देना चाहिए, धूम्र अवक्षेपक लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि हम इनसे बच सकें। तो बच्चों ये हुआ इस चैप्टर का पहला हिस्सा, जहां हमने देखा मिट्टी के बारे में, वायु के बारे में और प्राणवायु के बारे में जाना, जिससे कि हम अपने
जीवन को बेहतर कर सकते हैं, धरती पर जीवन को बचा सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।